द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों पर 50 ऐसे प्रश्न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से अति महत्वपूर्ण हैं और पूछे जाएंगे। प्रश्नों की व्याख्या भी देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। 50 प्रश्नों के माध्यम से आप और भी बहुत सारे प्रश्न समझ पाएंगे, कवर कर पाएंगे। यहाँ से प्रश्न यदि कोई भी आता है एग्ज़ाम में तो उसे आप 100% कर भी पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, समानता के अधिकार की गारंटी दी है। आपको बताना है इनमें से किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार की गारंटी है। अनुच्छेद 14 से 18 या अनुच्छेद 14 या 14 से 15 या 14, 15 और 16। ठीक है, तो समानता के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में दी गई है। याद रखिएगा, 14 से 18 कुल 5 अनुच्छेद बनते हैं। ठीक है, बात करें अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 में आप जानते हैं विधि के समक्ष समानता की बात कही गई। और वहीं बात करें 15 की, तो इसे याद रखिएगा, यहाँ पर जो अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, 5 बातें हैं जिनके आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। तो ये 5 आप अवश्य याद रखिएगा। एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। धर्म, मूल, वंश, जाति, ठीक है, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है, ये 5 आधार हैं, इनके आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करें अनुच्छेद 16 की, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता है। ठीक है, बात करें 17 की, तो आप जानते होंगे 17 को लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है इसमें। ठीक है, और बात करें 18 तो उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी धरती से, विदेश की सरकार से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। यदि उसे ग्रहण करनी है तो राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। ये भी करेक्ट है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो ये गलत है। ऐसा प्रावधान जो है नीति निदेशक तत्वों में है, DPSP में है, मूल अधिकारों में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो ये भी गलत है, जबकि बिल के अधिकारों की भांति है। ठीक है, यदि नहीं यहाँ पे नहीं होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। तो इस तरह से आपके केवल और 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अभी कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछ लेता है जो कि आसान होता है। तो 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा है। याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी कभी कभी गलत कर देते हैं, जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा होता है, तो वो कभी कभी 13 से 32 कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, या 12 से 36 कर देते हैं। ठीक है, 36 से 51 जो है इसमें नीति निदेशक तत्वों की चर्चा की गई है। ठीक है, और वहीं 12 से 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। इसे आप याद रखिएगा। और 12 से पहले जो है वो नागरिकता है। ठीक है, और भाग 1 में क्या है इसकी चर्चा वो टॉपिक पर जब बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे। अभी हम फंडामेंटल राइट पर ही बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में से नहीं है। आपको बताना है। कहने का भाव यह है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो मूल अधिकार नहीं है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आप जानते हैं 23 और 24 में है, और धर्म की स्वतंत्रता 29 में है। विरोध का अधिकार ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, थोड़ा बहुत हेर फेर करके पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को आप अवश्य याद रखिएगा कि कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता 14 में है। अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं 29 में है, और जीवन और स्वतंत्रता का 21 में है। तो विदेशियों को ना तो 19 प्राप्त है और ना ही 29 प्राप्त है। ठीक है, 21 भी प्राप्त है और 14 भी प्राप्त है। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा वो होगा दूसरा और चौथा। यहाँ पूछा क्या है कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो इसमें जो प्राप्त नहीं है वो पहला हो जाएगा और
तीसरा हो जाएगा, 1 एंड थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यदि पूछा होता कौन से प्राप्त हैं तो आपका आंसर जो है दूसरा और चौथा हो जाता है, 14 और 21, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए, याद रखिएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिक इनका दावा नहीं कर सकते। भारतीय नागरिकों को इन अनुच्छेदों के अलावा और भी जो अनुच्छेद में फंडामेंटल राइट हैं वो भी प्राप्त हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा 15, 16, 19, 29 और ये 30 जो है ये विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए हैं राइट। इसका दावा विदेशी नागरिक कदापि नहीं कर सकते, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे राइट हैं जिनका वो दावा कर सकते हैं, मतलब जो उनको प्राप्त हैं, तो वो देख लीजिए। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता जो है, ठीक है, चाहे वो देसी है चाहे विदेशी है, विधि के समक्ष सभी को समान माना गया है कानून के सामने। अनुच्छेद 20 और 21 ये भी विदेशियों को प्राप्त हैं। इसके अलावा 23 से लेकर के 28 तक जितने भी आर्टिकल हैं इसके भीतर जो भी फंडामेंटल राइट हैं ये भी विदेशियों को प्राप्त हैं। तो इसे याद रखने का तरीका ये है, 14 याद रखिएगा, कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो। इसके अलावा अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है, और फिर 23 से 28 तक लगातार, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हैं। सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, ठीक है, इस तरह से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो पहले आप देख लीजिए, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में ही अभी बताया आपको, ठीक है। भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है ये आप देख चुके हैं, अनुच्छेद 15 में है, ऊपर आपको बताया था धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो 15 में है। कभी कभी सीधे सीधे भी वन लाइनर में पूछ देता है कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है, तो 15 है, याद भी रखिएगा। आप ऐसा मत मानिएगा कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये तो फंडामेंटल है ही नहीं, फंडामेंटल ही है। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 19 में आ जाता है, और वहीं बात करें चुनाव लड़ने का अधिकार तो ये भी 19 में ही है, ठीक है। तो 19 तो विदेशियों को प्राप्त है ही नहीं, ठीक है। तो पूछा प्रश्न में क्या है, भारत में सभी को प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो सभी को प्राप्त नहीं है, 19 भी नहीं प्राप्त है और ना ही 15 प्राप्त है, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये सभी को प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 जिसमें भी है वो सही हो जाएगा, डी आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर, आपको ऊपर बता चुके हैं, लोक नियोजन में अवसर की समानता या नौकरियों का समान अवसर ये अनुच्छेद 16 में है, ठीक है। कभी कभी हेर फेर करके भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप कहेंगे नौकरियों का समान अवसर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो लोक नियोजन में अवसर की जो समता है वही है नौकरियों का समान अवसर, आर्टिकल 16 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है। 21 का जो दायरा है वो काफ़ी विस्तृत है, ठीक है, याद रखिएगा। और 21 में बहुत सारे राइट हैं आपके जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जीवन का अधिकार 21 में है, जीविका का भी है, सम्मान का भी है, ठीक है। इसके अलावा जो है गोपनीयता का अधिकार भी है, ठीक है, गोपनीयता का, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। ये जो फंडामेंटल राइट है ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा जो है स्वच्छ जल का अधिकार, ठीक है, स्वच्छ पेयजल का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, इस तरह के जितने भी राइट हैं आपके वो 21 के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। CTET के एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि स्वच्छ वातावरण का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है या गोपनीयता का अधिकार किस में आता है, ठीक है, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार किस में आता है, ये CTET में पूछा जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इसमें जो आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है, 21 में मृत्यु का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा। तो ये था A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के केस में ऐसा कहा कि अनुच्छेद 22 जो है वो एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। सवाल ये है कि ऐसा कहा क्यों, तो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, ये एक व्यापक टर्म है, एक ब्रॉड कंसेप्ट रखता है। स्वतंत्रता मीन्स कई तरह की स्वतंत्रता, लेकिन जो अनुच्छेद 21 है उसमें जो शब्द है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो दैहिक शब्द है, ये जो विशेषण है दैहिक, ये कहीं ना कहीं स्वतंत्रता को क्या करता है, सीमित कर देता है।
देह तक जो है सीमित कर देता है, जबकि ये एक व्यापक टर्म है स्वतंत्रता। तो इस वजह से अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कह दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 10। संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? ठीक है, तो ये शोषण के विरुद्ध जो है ये बच्चों के और स्त्रियों के, केवल याद रखिएगा बच्चों और स्त्रियों के है। इसके बाद क्वेश्चन आपका इसमें जो आंसर है वो ए हो जाएगा, ए और बी दोनों सही था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का उल्लंघन होता है? जो भी लेबरर हैं यदि उनको पर्याप्त मजदूरी ना दी जाए तो फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है। ठीक है, कौन से? तो अनुच्छेद 23। ठीक है, बलात् श्रम और दुर्व्यापार का जो है अनुच्छेद 23 में दिया गया है राइट। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 14 में आप देख चुके हैं समानता है, 16 में लोक नियोजन अवसर की है और उपाधियों का अंत है 18 में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को? तो गलत है, केवल भाषाई तो नहीं, धार्मिक एवं भाषाई दोनों को मान्यता दी गई है। तो आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, निर्जातीय बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके बाद बात करें शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो शिक्षा का जो अधिकार है इसे मूल अधिकार कब जोड़ा गया? कहने का मतलब है यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि संशोधन द्वारा, तो 86वें संशोधन द्वारा। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसे राइट बनाया गया। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, और इसे जोड़ा गया अनुच्छेद 21 का में। अनुच्छेद 21 का में किसकी चर्चा है? राइट टू एजुकेशन की, शिक्षा के अधिकार की, इसे भी याद रखिएगा। और डीपीएसपी की बात करें, नीति निर्देशक तत्वों की, तो अनुच्छेद 45 में कहीं ना कहीं अंतर्निहित है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछा जाता रहेगा और एक दिवसीय परीक्षाओं में तो ये पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पसंख्यक किस आधार पर घोषित किया जाता है? धर्म के आधार पर? नहीं, धर्म अथवा भाषा के आधार पर। ठीक है, जाति भी नहीं, ना ही प्रजाति। जो आधार है वो धर्म अथवा भाषा है। ठीक है, ऊपर भी आप प्रश्न में देख चुके हैं, तो आपका आंसर जो है वो बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण है वो आर्टिकल 29 में है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, मूल अधिकारों को प्रवर्तन करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं? जो फंडामेंटल राइट है इसके प्रवर्तन करने के लिए रिट कौन जारी कर सकता है? तो ये आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी। तो आपका आंसर जो है डी हो जाएगा, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। जहां बात करें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है और वहीं हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की जो अधिकारता है वो थोड़ी व्यापक है सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है कुछ अन्य मामलों पर भी रिट जारी करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ही रिट जारी करने की पावर है, बाकी किसी भी न्यायालय को नहीं है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या कोई अदर कोर्ट हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ठीक है, किस केस में पार्लियामेंट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये केस, और इस केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 का मामला है ये। और इसमें जो है फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है ये कहा गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न में हम ये देखेंगे किस में कहा गया था कि संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकार संशोधित नहीं किए जा सकते? ठीक है, तो ऐसा कहा था गोलकनाथ केस में। ठीक है, और गोलकनाथ केस कब हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए, 1967 में, याद रखिएगा। इस वाद में ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसके बाद का जो केस है केशवानंद भारती, उसमें कहा गया कि संशोधन किया जा सकता है। और याद रखिएगा ये जो भी वाद हैं
इनका जो वर्ष है इसे भी याद रखिएगा। क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है, कभी कभी अलग अलग 4 केस दे देता है और आपको क्रम लगाना होता है। हरियाणा सिविल सर्विसेज प्री एग्ज़ाम 2021 में इस तरह का प्रश्न पूछा गया था, जिसमें 4 वाद दिए गए थे और उसका क्रम लगाना था, ठीक है, क्रमशः। तो प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सन भी याद रखिएगा जो भी इम्पोर्टेंट केसेज हैं उनका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बना करके रखा जा सकता है 1 माह, 3 माह, 6 माह या 9 माह। तो इसका आंसर जो है पहले 3 माह था, लेकिन संशोधन करके 3 की जगह पर 2 माह कर दिया गया है, ठीक है। तो 2 आपको याद रखना है। बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को बंदी बना के रखा जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत 2 माह केवल, ठीक है। 2 माह याद रखिएगा, पहले 3 माह था, अब नहीं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है परंतु मूल अधिकार नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये आप जानते होंगे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में है, ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने का आर्टिकल 19 में आ जाता है। शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, ये भी आप जानते हैं 19 में ही आता है। संपत्ति का अधिकार जो है ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, एक संवैधानिक अधिकार है बस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, और इसे जो है अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसे एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट अब ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो केस है वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, 1967, आप ऊपर भी देख चुके हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता, ऐसा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में कहा गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार सामाजिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो जो भी फंडामेंटल राइट है उनको कैटेगराइज भी किया गया है, ठीक है। तो उसमें सोशल राइट कौन कौन सा है? शिक्षा का अधिकार ये सोशल राइट ही है, समानता का अधिकार ये भी सोशल राइट ही है, जीवन का अधिकार ये भी आपका सोशल राइट ही है जो कि समाज से ही जुड़ा हुआ है, मत देने का अधिकार ये आपका राइट नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है, सामाजिक अधिकार नहीं है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार आप जानते हैं 21 का में दिया गया है, ऊपर आप देख चुके हैं, समानता का अनुच्छेद 14 में है, जीवन का अधिकार ये अनुच्छेद 21 में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसका है? यानी कि फंडामेंटल राइट पर यदि कंट्रोल करना है, नियंत्रण लगाना है तो कौन लगा सकता है? तो ये ना तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, संसद ही ऐसा कर सकती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? ठीक है, तो यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको ये पता होगा ही और होना भी चाहिए, ठीक है। तो ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 15(4) में और 16(4) में दिया गया है, ठीक है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, निवारक निरोध संबंधी विधि पारित की जा सकती है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित यदि विधि पारित करनी है तो ये कौन पारित कर सकता है? संसद अनन्य रूप से ऐसा नहीं, केवल संसद को ही अधिकार नहीं है, राज्य विधायिका को भी अनन्य अधिकार नहीं है, संसद को भी और राज्य विधायिका दोनों को है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, दोनों को है, पार्लियामेंट को भी है और राज्य विधायिका जो है, ठीक है, स्टेट असेंबली उसको भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, कैरी फॉरवर्ड नियम को अधिकारातीत निम्नवाद से घोषित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कैरी फॉरवर्ड है, जो बैकलॉग की वैकेंसी होती है उससे संबंधित है ये, ठीक है। तो इससे संबंधित जुड़ा हुआ जो केस है वो है देवा दर्शन बनाम भारत संघ, ठीक है। देवा दर्शन बनाम भारत संघ, इस केस में कैरी फॉरवर्ड नियम को अधिकारातीत घोषित किया गया, ठीक है। तो देवा दर्शन बनाम भारत संघ ये केस जो है 1964 का है, ठीक है। इसका भी वर्ष याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, वैसे ये PCSJ में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये आर्टिकल पूछा जा सकता है आपसे किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, तो ये 16(4) से जुड़ा हुआ है जो कि OBC से संबंध रखता है, पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है, ठीक है।
कैरी फॉरवर्ड का नियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली, ठीक है, विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शून्य घोषित कर दिया जा सकता है। ऐसी कोई भी विधि या संसद बनाए या राज्य विधायिका बनाए जो कि मूल अधिकारों को कम करती हो, ठीक है, अल्पीकरण करती हो, उन्हें कम करती हो, तो उस ऐसी विधि जो है अल्पीकरण या उसको शून्य करना या उसको कम करती है, उस मात्रा तक जो है वो विधि शून्य होगी, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 13 में ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, और 29 से पहले आप ये देख लीजिए, अनुच्छेद 13 विधायी कार्यों के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्रदान करता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधायी कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति तो ये 13 में है, 13 के अलावा आप जानते हैं 32 में भी है और 226 में भी है। तीनों आर्टिकल याद रखिएगा। आच्छादन का सिद्धांत की बात आ जाए तो ये भी 13 में ही है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अंतर्गत राज्य है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और राज्य क्या है ये समझाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर वो NBT है, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए, आखिर जो है अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को जो परिभाषित किया गया है वो क्या है। तो याद रखिएगा, राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है। क्या शामिल है? भारत की सरकार, ठीक है, और संसद, ये राज्य हैं, ठीक है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आएंगे, ठीक है। कभी कभी सिंगल भी आपसे विधान परिषद पूछा जा सकता है कि राज्य है कि नहीं, तो वो भी है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, ठीक है, ये सभी राज्य की परिभाषा में आते हैं अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। कुछ एग्जाम्पल देख लिए जिससे आप समझ जाएंगे। जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम है, ठीक है, ये भी राज्य है अनुच्छेद 12 में, कोई राज्य सरकार है, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे दिल्ली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। नगर निगम है, ठीक है, सभी नगरों के। नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि NBT है। राज्यों के जो विद्युत बोर्ड हैं अलग अलग राज्यों के, वो सब भी राज्य की अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जैसे पटना विश्वविद्यालय है, ये सब केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। तो ये सभी राज्य की परिभाषा में ही आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार आप 14 में देख चुके हैं, धर्म पालन करने का अधिकार भी आप देख चुके हैं, स्वतंत्रता का अधिकार भी आप देख चुके हैं। समान आवास का अधिकार ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, तो आपका आंसर A हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 31 है, अवैध रूप से बंदी बनाए व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है। किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया है तो इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 को, जिसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है, इसे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या निहित है। मानव व्यापार का निषेध तथा बेगार प्रथा, ये आप देख चुके हैं, निहित है। और खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम का निषेध, ये भी निहित है, आर्टिकल 23 और 24 में है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो A और B दोनों हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार में ऊपर A और B दोनों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल के दौरान भी नहीं छीना जा सकता। यानी कि देश में कभी इमरजेंसी भी लग जाए तो एक फंडामेंटल राइट है जिसे सरकार नहीं छीन सकती है। वो कौन सा है इनमें? तो वो है आपका जीवन का अधिकार, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 21 में ही आता है, ठीक है। भाषण का अधिकार समाप्त हो जाता है, ठीक है, जो कि 19 में ही आता है। आवागमन का भी 19 में ही आ जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड होने का ये कोई भी राइट नहीं रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है ये। तो भाग 3
फंडामेंटल राइट, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो समानता का अधिकार आप ऊपर देख चुके हैं, 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। ठीक है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है ये है 25 से 28 में, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 29 और 30 में है। ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट है विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है। और 25 से 28 तक जो है आपने ऊपर भी देखा था, 23 से लेकर के 28 तक, इसके भीतर जो भी मूल अधिकार हैं वो विदेशियों को प्राप्त हैं। इसके अलावा 14 भी प्राप्त है, और 14 के अलावा 20 और 21 भी प्राप्त है। ठीक है। इसे याद रखिएगा, एक बार फिर से बता दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? ठीक है। ऊपर आपसे चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पूछा है कि न्यायिक पुनरावलोकन की किन अनुच्छेदों में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 13 है, इसके अलावा 32 है और 226 है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस एक को जनहित याचिका का जनक माना जाता है? ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो पीएन भगवती ने जनहित याचिका की अवधारणा का कंसेप्ट दिया था, यही जनहित याचिका के जनक हैं, इसे याद रखिएगा, पीएन भगवती जी। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो जो भी फंडामेंटल राइट है उनका संरक्षण, उनका गार्जियन, ठीक है, वो है न्यायपालिका। ठीक है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे न्यायपालिका लिखा है, क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षक जो है वो सुप्रीम कोर्ट तो है ही, हाई कोर्ट भी है, क्योंकि वो भी रिट जारी करता है मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, मौलिक अधिकार हैं, कठोर हैं, लचीले हैं, वाद योग्य हैं या अवाद योग्य हैं? ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया था इस तरह से। तो जो फंडामेंटल राइट हैं वो वाद योग्य हैं। ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि कठोर हैं और ये भी नहीं कह सकते कि लचीले हैं। ठीक है। और अवाद योग्य तो है ही नहीं। ठीक है। वाद योग्य हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस वाद में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया गया? ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रामचंद्र शानबाग या रतिनाथ बनाम भारत संघ या ज्ञान कौर बनाम ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से किस वाद में, किस केस में आत्महत्या के अधिकार को, सुसाइड करने के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया था। तो आपका जो आंसर है वो है रतिनाथ बनाम भारत संघ, और ये मामला 1994 का है, इसे याद रखिएगा, 1994 का। ठीक है। इस केस में ऐसा कहा गया था। ठीक है। लेकिन ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में, जो कि 2 साल बाद था, 1996 में आया था, इसमें कहा गया था कि जीवन, जो राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार, इस पे जोर दिया गया था ज्ञान कौर के मामले में, जबकि इसमें कहा गया था आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार मान लिया गया था। ठीक है। तो ये दोनों केस याद रखिए, ज्ञान कौर जिसमें जीवन जीने पे जोर दिया गया, और इसमें आत्महत्या का अधिकार की बात कही गई थी। ठीक है। जिसे बाद में बदल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करता है। तो ये बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी करता है। ठीक है। इसके बाद अगला है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी करता है। तो ये भी सही है। ठीक है। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध रिट जारी करता है। तो जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध रिट नहीं जारी कर सकता है, उसको ये पावर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी है। तो ये ऊपर आपको बता चुके हैं, हाई कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है, वो मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी है। तो इसीलिए कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी रिट जारी करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, वो हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति की अपेक्षा थोड़ी कम है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की ज़्यादा है, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया है? ऊपर आपसे चर्चा कर चुके हैं, देखिए प्रश्न सामने आ गया, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। ठीक है। इसे
याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, विधि के समक्ष समता का जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो विधि के समक्ष जो समता है इसका विचार जो है ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है। तो ये जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल है, ऊपर आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 संसद को, याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 संसद को शक्ति प्रदान करते हैं कि अस्पृश्यता के निवारण हेतु दंड की विधि का निर्माण करे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, बिल्कुल सही है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी वन लाइनर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में अस्तित्व में आया था, ये भी बिल्कुल सही है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को एट्रोसिटीज़ एक्ट कहा जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है ये कहा जाता है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को, ठीक है, न कि सिविल अधिकार को, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था जो है, यानी कि प्रमोशन में रिजर्वेशन, ठीक है, इसकी व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो आपसे ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, ठीक है, इसमें ऐसा प्रावधान किया गया था पदोन्नति में आरक्षण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान करने हेतु मंडल आयोग का गठन कब किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंडल आयोग का गठन किया गया था 1979 में, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा जब मंडल आयोग का गठन किया गया था उस वक्त किसकी सरकार थी, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का मामला है, बिल्कुल सही है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला है, बिल्कुल सही है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इस वाद में कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, जबकि इस वाद में कहा गया था गोलकनाथ के कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ की बात करें तो ये जो केस है ये 1982 का नहीं है बल्कि 1980 का है, ठीक है। तो जो आपका आंसर है वो डी है, ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे जो कि आखिरी है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो मूल जो संविधान के उल्लंघन से संरक्षण है या मूल अधिकारों का संरक्षण है, राज्यों के परस्पर विवाद हैं या केंद्र और राज्यों के विवाद हैं, तो इसमें ये दोनों गलत हो जाते हैं। मूल अधिकारों का जो संरक्षण है ये दोनों में आता है, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। मूल अधिकारों का संरक्षण हाई कोर्ट भी करता है, सुप्रीम कोर्ट भी करता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ आप पॉइंटर्स देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर, जल्दी से इनका रिवीजन भी हो जाएगा आपका। मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है, ठीक है। समाज में समानता होने का निहितार्थ ये है कि समाज में विशेष अधिकारों का अभाव है, ठीक है, कोई विशेष अधिकार नहीं है, सभी के लिए समान अधिकार हैं। अधिकार जो है वो नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, कभी कभी स्टेटमेंट में पूछा जाता है। और मूल अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध गारंटी है और ये अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स की भांति ही है, ठीक है। ऊपर प्रश्न में भी आप देख चुके हैं, इस बात को याद रखिएगा। अमेरिका के जो बिल ऑफ राइट हैं उसी की भांति ही हमारे फंडामेंटल राइट भी हैं। और अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो है मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी इनका दावा नहीं कर सकते, ठीक है। विदेशियों को जो फंडामेंटल राइट प्राप्त हैं वो आपको ऊपर बताया था 14, 20, 21, 23 से लेकर के 28 तक, बस इतने ही प्राप्त हैं। सामाजिक समानता जो है संविधान में प्रत्याभूत है, प्रत्याभूत का मतलब होता है गारंटी, ठीक है। सामाजिक समानता की गारंटी हमारे संविधान ने दी है हमको। विधि का शासन प्रक्रियात्मक समानता को प्रतिष्ठित करता है, ठीक है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही ग्रहण कर सकता है, उनकी परमिशन मिलेगी तभी। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। इसके अलावा जो मूल अधिकारों का स्रोत है किन किन देशों से लिया गया है इसे भी जान लीजिएगा, इससे भी फंडामेंटल राइट से संबंधित सभी
बातों को शामिल किया है यहाँ पर। परमाधिकार जो रिट है, परमाधिकार की बात ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जो कि भाग 3 में अभी आप पढ़ ही रहे हैं। विधि का शासन जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है इसका स्रोत जो है जापान का संविधान है, और विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका का सिद्ध। ठीक है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो निलंबन हो जाता है इसका स्रोत जर्मनी है। तो ये थे मूल अधिकारों से संबंधित प्रश्न। सभी प्रश्नों को आपने ध्यान से देखा, उनकी व्याख्या भी देखी, सभी प्रश्नों को ठीक से तैयार कर लें। यहाँ से कोई भी प्रश्न आता है तो आप एग्ज़ाम में 100% कर पाएंगे। यदि कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।